So let's move to the next paragraph, but before it let's look at the picture given on this side, that is a picture of a Lipton's tea. देखो what it is, advertisements help create taste। अभी हम चाय की बात कर रहे थे, तो क्या बता रही है ये पिक्चर कि जो एडवर्टीज़मेंट होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारे टेस्ट को क्रिएट करने में या टेस्ट को बनाने में। ओल्ड एडवर्टीज़मेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड। देखो जो पुरानी एडवर्टीज़मेंट हैं उनको देख के हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट क्रिएट की गई होगी, यानी कि उसकी डिमांड को क्रिएट किया गया होगा, उसको पॉपुलर किया गया होगा। ठीक है, दिस 1922 advertisement for Lipton tea suggests that royalty all over the world is associated with this tea। ये जो एडवर्टीज़मेंट है यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये है 1922 की लिप्टन टी की। ठीक है, ये हमें दिखाती है कि जो रॉयल्टी है यानी कि जो शाही ठाट बाट है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ एसोसिएटेड विद दिस टी, उस सबको इस टी से एसोसिएट किया जाता था। यानी कि जो चाय है उसको वो लिप्टन टी को वो किस तरह से एडवर्टाइज़ कर रहे थे कि जो लोग रॉयल होते हैं वो ये चाय पीते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में जो है आप देख सकते हैं कि एक इंडियन पैलेस है यहाँ पे, ये देखेंगे तो हम बैकग्राउंड में क्या है, एक जो है इंडियन पैलेस यानी कि महल को दिखाया गया है। ठीक है, और फिर जो है आगे कौन बैठा हुआ है, जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी विक्टोरिया, उनका थर्ड सन प्रिंस आर्थर, जिसको ड्यूक ऑफ कनॉट बी जो है टाइटल मिला हुआ था, वो बैठा हुआ है किस पे, घोड़े पे। इसका मतलब है इस टी को जो एडवर्टाइज़ किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है कि जो लोग शाही होते हैं, है ना, वो लोग लिप्टन चाय पीते हैं। ये जो है क्वीन विक्टोरिया का थर्ड सन है जो हॉर्स पे बैठा हुआ है, पीछे जो है किसी महल की, इंडियन महल की जो है तस्वीर दिखाई गई है, फ़ोटो है। ठीक है, तो ये इस तरीके की एक एडवर्टीज़मेंट है। तो कैसे लोगों का टेस्ट डेवलप किया गया इस एडवर्टीज़मेंट की मदद से कि लोग ये सोचें कि हाँ अगर हम भी ये चाय पियेंगे तो हम भी जो है रॉयल लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चाय तो सिर्फ रॉयल लोग ही पीते हैं, यानी कि ब्रिटिश के जो बड़े बड़े प्रिंस हैं, बड़े बड़े जो उनकी क्वीन है, वो लोग ये चाय पीते हैं, तो हमें भी ये चाय ज़रूर पीनी चाहिए। इस तरीके से मतलब एक एडवर्टीज़मेंट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे क्या बोलते हैं, विच डेट्स, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स टू बी इम्पॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई डेट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आपको बोला जाए कि 10 अक्टूबर 1950 से लेके और दिसंबर 1950 तक का जो टाइम है इम्पॉर्टेंट है, आप उसको लर्न कर लो। ऐसा तो नहीं होगा ना। डेट्स इम्पॉर्टेंट तभी होती हैं जब वो किसी मेजर इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि उस टाइम पे कोई बड़ी घटना है ना, या कोई बड़ी चीज़ घटी होगी, तभी तो वो इम्पॉर्टेंट हुई होगी। डेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई जो है इवेंट इम्पॉर्टेंट होता है, और उस इवेंट पर जो डेट्स होती हैं वो डेट फिर आगे चल के इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब हमें लगता है कि कोई सेट ऑफ इवेंट्स है ना वो इम्पॉर्टेंट है, तभी वो डेट भी अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाती है। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज होगा, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब जैसे हम कहें कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी डेट्स अलग होगी, है ना, और उसी तरह अगर हम देखें कोई और टाइम पीरियड, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स के जो हिस्टोरियंस होते थे उनके टाइम में अगर हम देखें कि कोई गवर्नर जनरल था, उस टाइम पे उसने क्या क्या चीज़ें चेंज करी इंडियन सोसाइटी में, क्या क्या चेंजेस लेके आया वो, तो क्या है सेट ऑफ डेट्स जो है चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है कि मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर इवेंट्स को स्टडी करेंगे तो डेट्स का सेट अलग होगा। उसी टाइम की अगर हम कुछ
और किसी और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे फोकस करेंगे तो सेट ऑफ डेट्स जो है अलग हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर रूलर को ही फॉलो करेंगे कि वो रूलर कब आया, कब वो राजगद्दी पे बैठा, है ना, कब उसकी शादी हुई और कब उसकी डेथ हुई, कब कोई दूसरा रूलर उसकी जगह पे बैठा। वहीं उसी के पैरेलल अगर हम देखें कि कोई साहूकार था, है ना, वो कैसे लोगों को परेशान कर रहा था, या जो पीजेंट्स होते थे उस टाइम पे उनकी क्या लाइफस्टाइल होती थी, तो सेट ऑफ डेट्स जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इवेंट्स चेंज होती है सेट ऑफ डेट्स भी चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इन्होंने, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, अभी आपको बताया था हिस्टोरियंस का मतलब क्या होता है। हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जिनके पास पास्ट का रिकॉर्ड और डेट्स होती हैं। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते थे उन्होंने जितनी भी हिस्ट्री लिखी है उन्होंने क्या किया है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उन्होंने क्या दिखाया है कि जितने भी गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन से आए थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने उस तरीके से हिस्ट्री को लिखा है। These histories begin with the rule of the first Governor General Warren Hastings। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, Who was the first Governor General of India? Warren Hastings। और ये कब आए थे? 1773 में बने थे गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये क्या थे? हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ आपका। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे इन्होंने जो है हर गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड को बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाया है। पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, और एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय दैट इज़ लॉर्ड माउंटबेटन। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। लास्ट वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इनके बीच में जितने भी गवर्नर जनरल आए हर एक के पीरियड को जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बहुत इम्पोर्टेंस दे के बताया हुआ है। ठीक है, जिनके बारे में हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ये देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, ये किसकी है? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कौन थे? हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के 1773 में आए थे। ठीक है, अब ये क्या कहता है? वाइल हिस्ट्री बुक नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल्स, बायोग्राफीज ग्लोरीफाइड देम एज पर्सन्स एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर्स। क्या होती थी? जो इनसे रिलेटेड हिस्ट्री लिखी जाती थी उनमें इनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई बताया जाता था। बायोग्राफीज मतलब जो इनकी कहानियाँ लिखी जाती थी, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता था, उसमें इनको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ग्लोरीफाई किया जाता था कि ये बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे चेंजेस लेके आए इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, इस तरीके से। और जो इनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनमें इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट किया जाता था। जैसे अब ये बैठा है इतने जो है मतलब एक पावरफुल पर्सन की तरह, तो जितनी भी ये पेंटिंग्स बनवाते थे अपनी, उसमें अपने आप को बहुत ही पावरफुल ये शो करते थे। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे जो हैं गवर्नर जनरल हुए जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके आगे अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके नाम यहाँ पे जो हैं ये गिवन है। ठीक है, इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज़। तो इसमें हिस्ट्री को जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को कैसे बताया है? उन्होंने बताया है जो भी गवर्नर जनरल थे और वाइसरॉयज थे इनके टाइम पीरियड को से रिलेट करके हिस्ट्री को बताया है कि इस जो है गवर्नर जनरल के टाइम पे ऐसा होता था, दूसरे के टाइम पे ऐसा हुआ, इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स करी एंड सो ऑन। ठीक है, इनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उन सबको डिफ़ाइन करा। ठीक है, it was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know। इन मतलब हिस्ट्री को इन लोगों ने ऐसे लिखा है जैसे इनकी लाइफ से, जितने भी ये वाइसरॉयस और गवर्नर जनरल थे, इनकी लाइफ से अलग कुछ भी हमारे को इम्पोर्टेंट जानने के लिए हिस्ट्री में है ही नहीं। इस तरीके से ये हिस्ट्रीज़ जो है लिखी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने लिखी हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने जो भी
जो मतलब पावरफुल पर्सन्स थे उन्हीं को ग्लोरीफाई करते रहेंगे, उन्हीं की लाइफ के इर्द गिर्द इन्होंने पूरी हिस्ट्री को जो है नरेट किया गया है और उससे अलग कुछ भी नहीं बताया कि इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा था उस टाइम पे, लोग कैसे रहते थे, लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, कुछ भी नहीं। सिर्फ इन लोगों का लाइफस्टाइल, इन लोगों की जो है पॉलिसीज़, एक्टिविटीज़, अचीवमेंट्स, सिर्फ सारा फोकस इन्हीं पे है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो क्या है, जो क्रोनोलॉजी है इनकी लाइव्स की, यानी कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, यहाँ से यहाँ तक इसने राज किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये गवर्नर जनरल था। तो ये जो क्रोनोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम डेट वाइज किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि ये अब इस डेट पे बना गवर्नर जनरल, इसने ये काम इस डेट पे किया, ऐसे इतने साल तक राज किया और ये सब चीज़ें। तो वो क्रोनोलॉजी है जो बस उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। आगे बोलते हैं, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या हम हिस्ट्री को किसी और तरीके से नहीं लिख सकते थे। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। हम कैसे फोकस कर सकते हैं जो बाकी ग्रुप्स थे सोसाइटी में, ठीक है, अलग अलग जो क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी में, उनकी एक्टिविटीज़ को हम इस फॉर्मेट में कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। इसमें तो सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में ही बताया गया है ना। तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस मतलब एक बैलेंस, एक तालमेल बिठाने के लिए कि चीज़ें कैसे कैसे अक्कर हुई। कोहेरेंस लाने के लिए हम उसको जो है चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में, है ना। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस, यानी कि कोई सेंस बने किसी स्टोरी की, एंड कैन बी फॉलोड, और जिसको ईजीली समझा जा सके, फॉलो किया जा सके, ठीक है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। देखो क्या होता है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्टोरी के बेस पे हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उन्हीं डेट्स को, उन्हीं टाइम पीरियड को लेके चलते हैं जिस टाइम पे वो स्टोरी हैपन हो रही थी, है ना। उससे अलग हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन द हिस्ट्रीज ऑफ that revolves around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit। जब हिस्ट्री जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही बनाई जा रही थी, तो जो नॉर्मल इंडियन लोग थे वो उसमें सिंपली फिट नहीं हो रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़, दे हैव नो स्पेस। उन्होंने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन लोगों को और उनकी एक्टिविटीज़ को इसमें कोई जगह दी ही नहीं, ठीक है। वट देन डू वी डू, तो अब हम क्या करें, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। अब डेफिनेटली ये तो वायसराय और गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को पढ़ा, लेकिन अगर हमें आम लोगों के जनजीवन को समझना है कि उस टाइम पे लोगों का लाइफ कैसी थी, लोग कैसे जी रहे थे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, या फिर क्या क्या हमारा कल्चर था उस टाइम पे, उसको अगर हमें समझना है तो हमें क्या होगा, एक अनदर फॉर्मेट, एक दूसरे फॉर्मेट में चीज़ों को समझना होगा। दिस वुड मीन दैट the old dates will no longer have the significance they earlier had। इसका मतलब जितनी भी डेट्स गवर्नर जनरल से रिलेटेड थी वो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अब एक नया सेट ऑफ डेट्स अपीयर होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि इंडियन कल्चर उस टाइम पे क्या था, लोग कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, है ना। तो एक अलग सेट ऑफ डेट निकल के आएगा। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। क्लियर? आगे देखते हैं, हाउ डू वी पीरियोडाइज, मतलब हम किसी चीज़ को पीरियोडाइज कैसे करते हैं, किसी पीरियड में कैसे उसको फ्रेम करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। जो ये फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था जेम्स मिल, इन्होंने 1817 में जो है एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था इस बुक का? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसको 3 वॉल्यूम में पब्लिश किया, यानी कि इसके 3 जो है पार्ट्स इन्होंने पब्लिश करे। और उन 3 वॉल्यूम के नाम क्या थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी कि दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली
एक्सेप्टेड क्यों? क्योंकि इनमें इन्होंने पहले बताया कि पहले हिंदू राजा आए, ठीक है, उनके टाइम में क्या क्या होता था, फिर मुस्लिम्स जो रूलर्स थे उनके टाइम पे क्या क्या होता था, और फाइनली जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके टाइम पे कैसा इंडिया था, या कैसे जो हिस्ट्री को पूरा इनके पर्सपेक्टिव से ही डिफाइन करा। जनरली इस पीरियडाइजेशन को वाइडली एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको इस तरह का जो हमने जो है पार्टीशन किया है हिस्ट्री का हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? अब देखो, डेफिनेटली इस चीज़ में भी प्रॉब्लम है जो जेम्स मिल ने बनाई है 3 वॉल्यूम्स हिस्ट्री की। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि हिंदू टाइम में दूसरी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस टाइम पे भी मुस्लिम होते होंगे, सिख होते होंगे, ईसाई होते होंगे, है ना। तो उनका भी अलग अपना लाइफ कल्चर होता होगा, उनकी भी अलग लाइफ की जो है प्रॉब्लम्स होती होंगी। लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हिंदू राजा थे तो लाइफ ऐसी थी, मुस्लिम राजा आए तो ऐसी हो गई। उस टाइम मुस्लिम राजा के टाइम पे भी तो हिंदू एग्जिस्ट करते होंगे, है ना। तो ये भी पूरी तरह से एक अच्छा जो है फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। पहले तो इन्होंने ये बोला है कि हम हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड ही क्यों करते हैं। तो ये कहता है वी डू सो इन एन अटैम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। पीरियड होते हैं तो क्या है, हम उस पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए हम उसको पीरियड में डिफाइन करते हैं कि इस टाइम पे ऐसा होता था, उसके बाद चीज़ें बदली तो फिर ऐसा होने लगा। इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस, जो मतलब है उस टाइम पीरियड पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे वो उसके सेंट्रल फीचर बन जाते हैं। सो द टर्म्स through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important। यानी कि ये कह रहा है, सिंपली समझते हैं इसको, जो टर्म्स जो हम इसको पीरियडाइज करते हैं वो डिमार्केट कैसे करती है, यानी कि एक डिफरेंस कैसे लाती है। डिमार्केट होता है मतलब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करना, कैसे? इस पीरियड की मदद से, कि मान लो 1920 से लेके 1950 तक का टाइम, उस टाइम के जो फीचर्स थे उनको दिखा के एक हिस्ट्री बताई। 1950 से जो है 1970 तक का टाइम ले लिया हमने, इस तरीके से जो है हम क्या देखते हैं, एक डिमार्केशन भी हो गया इस टाइम से इस टाइम के बीच में कैसे चीज़ें चेंजेस हुई, कैसे फीचर्स जो है हिस्ट्री के चेंजेस हुए। तो इसलिए हमें जो है हिस्ट्री के पीरियड्स बनाने इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें अलग अलग हर पीरियड के अलग अलग फीचर्स होते हैं। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, वो पास्ट के बारे में हमारे अलग अलग आइडियाज़ को शो करते हैं, ठीक है। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। अब जैसे सपोज़ कि एक पीरियड है जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश होते थे, प्रिंटिंग प्रेस आई ही नहीं थी, तो एक टाइम पीरियड वो हो गया, तो हम वहाँ स्टडी करेंगे कि लोगों को न्यूज़ के बारे में कैसे पता चलता था, लोग कैसे जानते थे कि किस टाइम पे क्या हैपन हुआ है ना। और वहीं एक पीरियड हम लेंगे जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई, यानी कि न्यूज़ पब्लिश होना शुरू हुआ, तो एक वो पीरियड हो गया। तो दोनों पीरियड में डिफरेंस हो गया, दोनों के फीचर्स क्या क्या होंगे उनको स्टडी किया जाएगा। तो पीरियड्स में इसीलिए हिस्ट्री को डिवाइड